हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर कुछ कुछ भी अपना टॉपिक क्लियर करना है तो आप वो यूट्यूब चैनल को, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैंने फिलॉसफी की भी, वेस्टर्न फिलॉसफी की कुछ वीडियो बनाई है। अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम में ऑप्शनल की तैयारी फिलॉसफी की करनी है तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो न्यायपालिका में सुप्रीम होता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो संविधान में जो दोस्तों, भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि भारत में जो शीर्ष न्यायपालिका है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में दोस्तों एकात्मक सर्वो न्यायालय की न्यायपालिका की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो है न्यायपालिका के 3 स्तर बताए गए हैं सामान्यतः। पहले स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय आता है, जो केंद्रीय स्तर पर होता है, संघ के स्तर पर होता है, जो संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो है अपना निर्णय देता है। और दोस्तों, राज्य के स्तर पर जो है हाई कोर्ट होता है, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। और जिले के स्तर पर जिला सत्र न्यायालय होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो बात कही गई है वो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रियाओं से संबंधित बातें की गई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायपालिका में सर्वोच्च है। और इसकी जो बात की गई है, संविधान के भाग हैं, उसके भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसा होगा, उसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्या होंगे, ये सब इन अनुच्छेदों में जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 एक के तहत बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो है वास्तव में दिल्ली में है उसकी पीठ। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ ही उसमें 7 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। मतलब दोस्तों, 124 एक के तहत यह बताया गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर जो है ये टोटल जो है 8 न्यायाधीश होते हैं। मगर दोस्तों, इसके बाद संसद जो है अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो इसमें यह भी बताया गया है कि भाई जो न्यायाधीश है उनकी संख्या जो है संसद बढ़ा सकती है, संसद के अलावा कोई उसे जो है नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 2019 के विधेयक में जो है 4 न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ा दी गई है। ठीक है, इससे पहले 31 थी। दोस्तों, कई बार जो है संसद ने संविधान संशोधन विधेयक के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। तो शुरू में मूल जो संविधान था उसमें 8 न्यायाधीशों की संख्या थी, और उसके बाद और बढ़ाई गई है, फिर 31 हो गई है, और अब जो है अधिकतम 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं। तो संसद को अधिकार दिया गया था कि जो न्यायाधीश की अगर संख्या कम है तो वो बढ़ा सकती है। तो उसने अपनी संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके न्यायाधीशों की संख्या अब अधिकतम 34 कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम बता चुके हैं कि मूल रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, और हमने ये भी बता दिया कि संसद जो है न्यायाधीश की जो संख्या है उसे विनियमित कर सकती है, मतलब जो है उसे बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर एक और बात हो रहा है, जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो हमने हमने देख लिया है कि कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कि मूल जो सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान में बात की गई थी वो 8 न्यायाधीश की बात थी। उसके बाद संसद को शक्ति दी गई थी कि वो जो है
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके न्यायाधीशों की संख्या अब 34 कर दी है और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर। तो दोस्तों, न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, कैसे हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, अब हम इसके बारे में जो है जिक्र करते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो है वो वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, वो कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, यानी कि उसने जो है किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो और वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। तो दोस्तों, भारत का नागरिक हो इसका मतलब यह है कि केवल भारत का नागरिक ही जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अगर कोई ब्रिटेन से या अमेरिका से आया व्यक्ति है, वो भारत की नागरिकता ले लेता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, और जो कम से कम अगर उसने 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका है, या ठीक है दोस्तों, 10 वर्षों तक उसने किसी उच्च न्यायालय में वकालत की है, वो वकील के पद पर रहा हो, तब वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल होगा। और साथ ही दोस्तों, अगर वो राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधि देखता है, यानी कि कानून का ज्ञाता है, तब भी उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति के नज़र में वो एक कानून ज्ञाता हो, तब वह जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए एलिजिबल होगा। तो ये दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों, बात आती है उनका जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उनका कार्यकाल कितना होता है और उनका वेतन कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात हम करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है तथा जो अन्य न्यायाधीश है, वह 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि जो उनके लिए दोस्तों न्यूनतम योग्यता कब जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करेंगे, ये तो निर्धारित नहीं की है, मगर वो रिटायर होने की जो है एज उन्होंने निर्धारित की है संविधान में। तो ये मैक्सिमम जो 65 ईयर्स एज तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी वे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 65 वर्ष तक तो वे रह सकते हैं, मगर वे अगर रिटायर होना चाहते हैं, अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो वो 65 वर्ष से पहले भी जो राष्ट्रपति है उन्हें अपना इस्तीफा दे सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो उससे जो है वे पदमुक्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका कार्यकाल कब तक के लिए है? 65 वर्ष तक की उम्र के लिए है। इससे पहले भी जो है वे त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, राष्ट्रपति उनको जो अवकाश प्राप्ति से पूर्व भी संसद द्वारा पारित महाअभियोग प्रस्ताव के बाद भी पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष का कार्यकाल होता है, मगर वो 65 वर्ष से पूर्व भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनके न्यायाधीश है, उन्हें जो है महाअभियोग प्रक्रिया होती है, जो राष्ट्रपति के बारे में हमने बता दी थी पहले लेक्चर में, इन पर भी जो है महाअभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर वो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 65 वर्ष की उम्र से पहले भी उन्हें जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक जो महाअभियोग की जो बात हुई है, अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उनका कार्यकाल 65 वर्ष का है, और उससे पहले भी दो तरीके से वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। या तो वे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दें, या उनके ऊपर जो महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए, संसद में लाया जाता है दोस्तों। अगर वो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। वैसे दोस्तों, महाअभियोग प्रस्ताव जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों कम से कम 2/3 सदस्य के द्वारा जो है इसे पारित करना पड़ता है। साथ में इसमें जांच कमेटी भी बैठाई जाती है। ठीक है, उसके आधार पर ही बाद में जो है महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए अभी तक जो है किसी भी
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से जो है हटाया नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों अगर वेतन की बात करें तो 1 लाख रुपए प्रति माह थी और अन्य की 90,000 रुपए प्रति माह है। मगर दोस्तों 27 जनवरी को जो एक अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो इसके मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश का वेतन है वो 2.80 लाख प्रति महीना हो गया है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी भी जो वेतन है लगभग 2.5 लाख के आसपास हो गया है दोस्तों। ठीक है। तो जो 1 लाख था वो 2,80,000 रुपए हो गया, और जो 90,000 था वो लगभग 2.5 लाख के बराबर हो गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन है और भत्ते जो होते हैं भारत की एक संचित निधि होती है, वहां से दिए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में जो है न्यायाधीशों के वेतन या भत्ते में भी जो है कमी नहीं की जा सकती है। तो भारत की संचित निधि होती है दोस्तों, जहां पर सारा धन सरकार का जो ऋण आता है, जो भी कर्ज आता है वो संचित निधि में जाता है, और वहां से जो है वेतन भत्ते जो भी है संवैधानिक पद है, चाहे कैग हो चाहे महान्यायवादी हो, तो उनका जो है वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते भी संचित निधि से दिए जाते हैं, और उनके जो वेतन भत्ते में असामान्य परिस्थिति में ही जो है कटौती की जा सकती है, बाकी उन्हें अपना पूर्ण वेतन मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, हमने अभी बात करी थी कि न्यायाधीश के सेवानिवृत्त या पदमुक्त वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों हमने पहले बताया था कि भारतीय संविधान में जो है उनकी आयु 65 वर्ष निर्धारित की है। 65 वर्ष तक जो है वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, मगर वे 65 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति को या तो अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, या उन्हें जो है महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अभी तक इस प्रक्रिया जो महाभियोग प्रस्ताव है के द्वारा जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों सौमित्र सेन एक न्यायाधीश थे जो राज्यसभा में इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव झेलने वाले पहले न्यायाधीश जरूर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो सौमित्र सेन के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, मगर वो भी जो है महाभियोग प्रस्ताव पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्तों। अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रपति जो है ना आदेश दे देता है हटाने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर इन महाभियोग प्रस्ताव जो लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, तो उसका कारण केवल या आधार हम कह सकते हैं, उसका आधार केवल 2 होते हैं। एक तो ये होता है कि दोस्तों या तो वो मिसबिहेवियर कदाचार करता है या असमर्थ है। अगर इन दोनों के आधार पर जो है उसने कोई कदाचार किया है, असमर्थता जताई है, तो उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों महाअभियोग प्रस्ताव जो है एक ही सत्र में लाया जाता है। ठीक है। और विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब है जो संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा जो है उसे महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता है। दोस्तों सेवानिवृत्ति का बता दिया हमने कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाअभियोग प्रस्ताव जो विशेष बहुमत से लाया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब यह है कि जो सारे सदस्य संसद को उनका जो है बहुमत और जो उपस्थित और मतदान दे रहे हैं उनका 2/3 सदस्य द्वारा उसे पास किया जाता है, तभी जो है उन्हें उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पूरा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात हमने की थी, न्यायाधीश की बात की थी। आगे के लेक्चर में दोस्तों हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।